ठीक है अरविंद तेजावत साहब, 2 दिन में 2 चीज़ें होती हैं। मोहम्मद यूनुस कल बात करते हैं और कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो हिंदू, जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ रह रहे हैं, हम उनकी पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट रब्बानी की चेतावनी आ जाती है कि ये देश अब कानून संविधान से नहीं चलेगा, ये इस्लाम से चलेगा। रब्बानी का जो संगठन है हिफाजत इस्लाम, ये वही है जो हिंदुओं पर अटैक्स के पीछे, जो अल्पसंख्यकों पर अटैक्स के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? ये दरअसल बहुत ही मुश्किल वक्त है। अगर हम देखा जाए तो यूनुस साहब का अगर इतिहास देखें तो एक वो वामपंथी रहे हैं, और वामपंथियों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो धर्म इत्यादि को मानने वाले लोग नहीं होते हैं। पर यूनुस साहब अब जिन लोगों के कंधों पे बैठकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें कोई उम्मीद की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में वो पपेट की तरह काम करेंगे, जैसे कि एक कठपुतली काम करती है कि ये है। अगर ठीक वैसा ही औरंगजेब का जो दौर था, औरंगजेब चाहे निजी जीवन में चाहे कैसा भी रहा हो या उसके पहले के जो शहंशाह कैसे भी रहे हो, पर औरंगजेब की ये मजबूरी थी कि जो इस्लाम के जो लोग थे, अगर उनका सपोर्ट चाहिए था तो उसको कट्टरपंथी बनना ही बनना था। मुझे लगता है कि यूनुस साहब की वही स्थिति होने वाली है। और अगर दोनों ही तरफ, भारत के दोनों तरफ, पूर्वी और पश्चिमी सीमा में अगर कट्टरपंथी आके बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए कोई बहुत सुखद जगह चीज नहीं होगी। एक दूसरा ये है कि अरब वर्ल्ड का या जो इस्लामिक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, गल्फ में ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर यह बहुत ज्यादा मजबूत होता है, आज की समय में अगर हम देखें तब तो वो इतना मजबूत नहीं है, पर अगर 40-50 साल बाद में वह मजबूत बन के आ जाएगा तो भारत के लिए वही स्थिति हो जाएगी जो इजराइल की है कि चारों तरफ से वह इस्लामिक राष्ट्रों से घिरा हुआ है और उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी तरफ मुझे लग रहा है कि ध्यान देना होगा। पर भारत की सरकार किसी भी हालत में यह नहीं चाहेगी कि बांग्लादेश से हम मित्रता छोड़ दें, या हमारे जितने भी हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो ये देख रहा है कि जो नई सरकार है उसके साथ तालमेल बिठाएं, उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाएं, कुछ ठीक करें ताकि स्थितियां ज्यादा खराब ना हो। पर मुझे लगता नहीं है कि स्थितियां खराब होने से बच पाएगी, और यूनुस साहब या उनकी जो टीम है वो कुछ कर नहीं पाएगी विशेष। और रब्बानी जैसे लोग ही आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाएंगे। रोहित साहब, ठीक है, राजा मुनीब साहब भी हैं हमारे साथ इस पैनल में, इनको भी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजा मुनीब जी, आपका भी स्वागत है। आप ही से मैं सवाल ले लेता हूँ। सर, जो दिख रहा है अभी बांग्लादेश में वो ये दिख रहा है कि कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। अभी तक, जब तक शेख हसीना का शासन था, सेकुलर स्टेट के रूप में उसको देखते थे, कट्टरपंथ से दूरी थी। लेकिन अब जिस तरीके से रब्बानी जैसे नेताओं के बयान सामने आते हैं, धार्मिक नेताओं के, और वो ये कहते हैं, एक तरीके से धमकी देते हैं कि भाई हमारी सरकार आने दो, हमारे सरकार समर्थन से अगर सरकार बनती है तो फिर देखो हम ये फला 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 करेंगे। तो आपको लग रहा है कि पीछे कोई ना कोई है, पीठ पर हाथ, जो रब्बानी इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि एक बात क्लियर है, कट्टरपंथ से भला किसी का नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी हो। बिल्कुल रोहित जी, इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का सिग्नेचर है, ओपन सिग्नेचर है उनका जी। और अगर हम मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें तो उनका जो नेक्सस है विद द लेफ्ट, ग्लोबली हम देखते हैं कि लेफ्ट इस्लामिस्ट जो नेक्सस है, ये उसी का जो एक प्रदर्शन है, ये वही है। और बांग्लादेश का जहाँ तक अगर आप देखेंगे, पिछले 15 साल में भी शेख हसीना के अंदर एक कोशिश की गई थी कि उसको एक सेक्युलर जो नेचर है बांग्लादेश का, उसको मेंटेन किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। इवन उनके टाइम पर भी अगर हम देखें कि क्या हुआ कि कहीं कहीं पर लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट और स्पेशली हिंदूज के अगेंस्ट वायलेंस हुई थी, बट वो बात उतनी बाहर निकल कर आई नहीं। तो बांग्लादेश का जो एक इनहेरेंट नेचर है वो हमेशा से एक इस्लामिस्ट नेचर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ 5 साल में या 10 साल में चेंज हुआ है, इनका शुरू से एक इस्लामिस्ट नेचर इनका हमेशा से रहा है। और अब जो है, जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश में, उनको ये लग रहा है कि वो अपनी सरकार में आएंगे तो बांग्लादेश का फ्यूचर तो अफगानिस्तान तो नहीं मैं कहूंगा, मगर ये मुझे पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ज्यादा, क्योंकि इसमें एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहेगी। और जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना लोहा मनवाते हैं हर चीज पे माइनॉरिटीज के, चाहे फिर वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो या गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस के अगेंस्ट हो,
तो उसी टाइप से जैसे वहां पे टीएलपी है या बाकी जो ऑर्गेनाइज लश्कर-ए-तैयबा है या तो बाकी फिर सर ऑर्गेनाइजेशंस है, जब पाकिस्तान इस तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में पड़ के कमजोर हुआ तो हमने देखा कि वहां पर आतंकवाद ने अपना सिर उठाया था किस तरीके से, और फिर आतंकवाद को वहीं के कट्टरपंथियों का सपोर्ट भी मिला। अब हालांकि पाकिस्तान खुद को एक बेचारे की तरह दिखाता है कि देखो यार, हम तो आतंकवाद के शिकार हैं। हम कहीं ऐसा ही हाल तो नहीं हो जाएगा फिर बांग्लादेश का? बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान 2.0 बन रहा है, तो आगे जाके अगर बांग्लादेश की यही स्थिति रही और वहां पर अगर कट्टरपंथी इसी तरह विदाउट एनी रूल ऑफ लॉ और विदाउट गवर्न करते रहे या ये शरिया की डिमांड करते रहे, तो उनका पाकिस्तान से बदतर हाल हो जाएगा। क्योंकि ये मत भूलिए कि जो म्यांमार में हो रहा है अभी, जैसे कि जो किसन और आरका के बीच में, आराकान लैंड पे भी जो लड़ाई होगी, उसका भी जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में आएगा, क्योंकि बांग्लादेशी जो रेडिकल है वो पुश करने की कोशिश करेंगे म्यांमार में भी। तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन वहां भी क्रिएट होगी और उसका बैकलैश बांग्लादेश में भी आएगा। तो बांग्लादेश का आगे पॉलिटिकल फ्यूचर कोई ब्राइट मुझे नहीं दिखता। मुझे बांग्लादेश जो है वो बड़े डिफिकल्ट पीरियड से जाता हुआ दिख रहा है, और कोशिश रहेगी कि वेस्टर्न पावर्स की भी कोशिश रहेगी कि बांग्लादेश में इलेक्शन ना हो। कि ये स्टेटमेंट अगर हम देखा जाए तो ये इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इस्लामिस्ट चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर वेस्ट नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो। वो चाहेंगे कि यूनिस जितनी देर तक इस चीज को चलाते रहे उतनी देर तक चलाए, और जितना वो बढ़ेगा इनका गैप भी बढ़ेगा। देखें, किसी भी अगर आप देखेंगे, लेफ्ट और इस्लामिस्ट जो हैं इनकी पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी है, मगर वो तब तक होती है जब तक ये पावर में नहीं आते। जब ये पावर में आते हैं, या इस्लामिस्ट लेफ्ट को खा जाता है या लेफ्ट इस्लामिस्ट को खा जाता है, तो इनका अपना भी पावर स्ट्रगल बहुत सॉलिड रहता है, बहुत बहुत हार्ड रहता है। और बांग्लादेश में भी हम इसी टाइप का जो है एक स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। ए.के. मिश्रा साहब, अभी तक आतंकवाद को लेकर एक हम टर्म सुनते थे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। क्या उसमें अब एड ऑन होना जा रहा है बांग्लादेश प्रायोजित आतंकवाद, अगर यही हालात रहते हैं तो? देखिए, आपने अपने पहले फेज में जो एक बड़ा अच्छा बोला था कि वहां का जो रब्बानी है उसने बोला कि न संविधान से न कानून से, और ये देश शरिया से चलेगा। तो आपका सवाल था कि ये धमकी है, चेतावनी है, क्या समझे? साहब देखिए, कान खोल के हम लोगों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये न धमकी है न चेतावनी है, उससे भी बदतर 1400 साल से मुसलसल चली आ रही एक डॉक्ट्राइन है, जिसमें दूसरे आदमियों को, दूसरे धर्म को मानने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह न देने की बात की गई है। ये तो डिफरेंट फेजेस हम देखते हैं, कभी छात्र आंदोलन के रूप में आ गया, कभी मौका मिला तो किसी और रूप में आ गया, ब्रदरहुड में आ गया। आप देखिए ना, चलिए ब्रिटेन बहुत पीसफुल है, वहां क्या चल रहा है? वहां शरिया कानून की लड़ाई थोड़ी चल रही है, डॉक्ट्राइन चल रही है। जब एक वाइड स्प्रेड डॉक्ट्राइन होती है एक मास के द्वारा, तो उनको जहां जब मौका मिलता है तो वो डॉक्ट्राइन पलने और फूलने लगती है। यही बांग्लादेश में हो रहा है। वो तो शेख हसीना थी तो वहां पे कुछ वो मतलब कमजोर करके इन लोगों को रखे थे, फ्लोरिश मौसम बढ़िया मिला, फिर से फ्लोरिश होने लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, आपने बताया था कि पाकिस्तान में गुब्बारे छूटे थे, पटाखे छूटे थे। साहब, वहां खुल के जश्न मनाया गया था। भारत में भी जश्न मनाया गया था, और इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुक्त सहमति थी, यहाँ मुक्त तरीके से जश्न मनाया गया था, और जो हाल बांग्लादेश में है वो भारत में डिफरेंट पॉकेट में है। और एक खास बात, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है और भारत का भी। और बात अगर बांग्लादेश की होगी तो अपने बंगाल की होगी। दुर्भाग्य की बात कि जब जब बांग्लादेश ने रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत या राष्ट्रगान छोड़ा है, ये हालत हुई है। अभी एक हमारे सीनियर थे ना, बता रहे थे 29 बार क्यों हुई है। कंडीशन वहां पे बहुत खराब होने वाली है, हमें अलर्ट रहना है। और वहां फैलेगी भुखमरी, जुम्मा 4 दिन नहीं, चलिए 6 महीने आप पकड़ लीजिए। मोदी इनसे बड़ा कट्टरपंथी था। एक इजराइल अकेला बैठा हुआ है, 72 देशों को पानी पिला रहा है। अगर इनकी डॉक्ट्राइन है तो डॉक्ट्राइन को कब्जे में, जिन्न को बोतल में बंद करके कैसे रखा जाता है वो भी आता है। भारत को आता है, इजराइल को आता है, स्वतंत्रता प्रेमियों को आता है, ऐसे देशवासियों को आता है जो कि बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। घबराने की बात नहीं है, अलर्ट मूड पे रखना है। जैसे पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है ना, ये इनको अगर आटा मिल भी जाएगा ना तो इनको पानी नहीं मिलेगा रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए। ये अपने आप घुटनों पे आएंगे। जैसे मौजू आया है, हमें उससे चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भीतर बैठे हुए हैं ना, शरिया नाफिज करने वाले, जो पत्रकार है, नेता है, एक नेता इतना बेशर्म, वो संसद में शपथ लेने के दिन जय सिंह बोलता है
उससे पूछिए ना क्या रिश्ता है तुम्हारा फिलिस्तीन का। तुम बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अगर बात की जाए तो तुम बोलते नहीं जी हमें उनसे क्या मतलब है, और जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम्हारे नानी का घर है। तो ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश हमारे लिए चुनौती नहीं है, उनको लड़ने दीजिए। वो जैसे आपस में ही लड़ करके अपने आप को कमजोर करते हैं ना, उनको 4-6 महीने करने दीजिए, वो फायदा हमें ही होगा। एक स्ट्रिक्ट विजिल हमें रखनी है। ठीक है। एडवोकेट बिलाल खान भी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बिलाल भाई, ये बताइए कि मोहम्मद यूनुस जो कि फिलहाल तो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमें चिंता है, वो अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ढाकेश्वरी मंदिर भी गए, ये विश्वास भरने के लिए कि देखिए हम मंदिर जा रहे हैं वहाँ पर और हम हिंदुओं की रक्षा वहाँ पर करेंगे, जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उनकी रक्षा करेंगे। फिर कल वो पीएम मोदी को फ़ोन करते हैं। लेकिन क्या यही मोहम्मद यूनुस हिम्मत जज्बा दिखा पाएंगे लड़ने का इस कट्टरपंथी सोच रब्बानी जैसे लोगों के खिलाफ? देखिए, ऑल आइज ऑन हिंदू भाई, बांग्लादेश के जितने मेरे हिंदू भाई हैं उनको पूरे देश की नजर है, और वो हमारे भाई हैं। जो हिंदू हमारे इस देश के अंदर रहते हैं वही हिंदू भाई हमारे भाई हैं। अगर उनके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, और वहाँ हो रही है, बाकायदा हो रही है, तो ऐसे रब्बानी को यहाँ बैठ के हम लोग चेतावनी देंगे कि उसकी औकात नहीं है रब्बानी जैसे लोगों की कि हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म किया जाए। लेकिन जो साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों कंट्री मिलकर किस तरीके से जिस देश में चाहती है उसमें सरकार गिराने की साजिश करती है, तो हमें खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन आज हम ये कहेंगे कि हमारे बांग्लादेश के जो हिंदू भाई हैं वो बहादुर हैं, अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया है कि यूनिस जैसे जो वहां के प्रधानमंत्री बने हैं उनकी चुल हिलाने का काम कर दिया है। ये बहादुर देश का, हमारे भारत का भी हिंदू है और बांग्लादेश का भी हिंदू है। पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू है वो बहादुर कहलाया जाएगा जिस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने खुद देखा है कि जो जुल्म और जास्ती वहां हो रही है उसके अगेंस्ट सबसे पहले खुलकर हमने यहाँ पे आवाज उठाई थी। हमने वहां सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से कहा था कि हमारे भाइयों के खिलाफ अगर इस तरह की ज्यादती होगी, देश के प्रधानमंत्री जो बहुत मजबूत है, गाजा के अंदर भी कहते हैं कि हमने वॉर रखवाई थी, तो आप बात करके वहां जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए यहाँ देश में आके कि वहां किसी के साथ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। चाहे अमेरिका से बात करें, चाहे चाइना से बात करें, किसी से भी बात करनी पड़े, हमारे वहां भाइयों के खिलाफ जो ज्यादती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हम खुलेआम कहते हैं हम नहीं डरते, जो ये करेगा वहां तो देखो जिस तरीके से वहां शेख हसीना जी वो भी मुसलमान है, उनके जितने मंत्री थे उनको भी मारा गया, वहां ये भी हाल हुआ है। ये नहीं है कि एक तरफा हुआ, वहां ये भी काम हुआ है। लेकिन जो टारगेट करके हमारे हिंदू भाइयों के साथ टारगेट करके मारा जा रहा है, जिस तरीके से कट्टर लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम लोग साथ देंगे, ये करेंगे, लेकिन वही साजिश करके वहां मार रहे हैं, बहन बेटियों को रेप करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ ऐसा आंदोलन यहाँ भारत में भी होना चाहिए और वहां तो वो कर ही रहे हैं। उनको सलाम सलूट में पेश करता हूँ। वहां ऐसे बहादुर भाई हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश के अंदर, पूरी दुनिया उनको सलाम कर रही है आज। ठीक है, मैं जनरल माथुर आपके पास वापस आ रहा हूँ। 2-3 दिनों से, पिछले 5-7 दिनों से इस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जब सखावत हुसैन जो कि गृहमंत्री की हैसियत रखते हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बड़े सॉफ्ट तेवर दिखाए थे, हाथ जोड़ के माफ़ी भी वो मांग रहे थे कि नहीं, जो हो रहा है यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर, हम माफ़ी चाहते हैं। उसके अगले दिन तेवर उनके बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए कि भारत हमारे मामलों में दखल ना दे। तब उस वक्त इस तरह की बातें हो रही थी कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि 2 देशों के बीच का मामला, कुछ दिनों में बांग्लादेश में चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी और जो अगर नहीं होती हैं तो आर्मी टेक ओवर कर लेगी और चीज़ों को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कब तक? अब तो एक दिन मुझे लग रहा है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ जो लोग झेल रहे होंगे उनके लिए एक दिन के एक पल काटना भारी पड़ रहा होगा। बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही बोला है। देखिए, किसी भी प्रकार की वायलेंस और खास करके वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं पर और बच्चों पर जो अत्याचार होते हैं वो कभी भी किसी को भी मंजूर होने नहीं चाहिए। हमें यह आवश्यकता पड़ेगी। आप देखिए, वहां के लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा कि जो हो रहा है वहां पे वो बांग्लादेश के लिए घातक है, वो वहां के लोगों के लिए घातक है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहे थे कि जब तक वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है तब तक साथ है।
जैसे ही उनके अपने इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेंगे तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे। तो ये बात वहां की आवाम को समझनी पड़ेगी कि ये जो हो रहा है आज किसी के साथ कल उनके साथ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सखावत हुसैन जो हैं उनकी क्या अहमियत है और वो क्या पोजीशन बांग्लादेश की उसमें रखते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतवर्ष के पास इतनी शक्ति, पहले भी कह चुका हूं ये बात, इतनी शक्ति है कि अगर भारत चाहेगा, अगर उनको सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सबक सिखाने की कुव्वत रखते हैं, इसमें कोई किसी को शक ना हो। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि ये दो देशों का, ये पहले भी कहा था, दो देशों की बात है, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए कि वो अपने हित में जो वहां पर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, अगर वो वहां नहीं होंगी, वो बांग्लादेश के हित में है, ये बात उनको समझने की आवश्यकता है। बांग्लादेश अच्छे से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा था, उसको तबाह कर रहे हैं ये लोग, और ये तबाही के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है, ये बात आप मान लें। लेकिन ये सारी चीजें सर, ये सारी चीजें, हाँ बोलिए, पहले बोलिए। हाँ सॉरी प्लीज बोलिए सर, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर पूछता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को ये फंडिंग, उसके अलावा मैं और आपको प्रमाण इस बात के हैं कि जो इस्लामिक छात्र शिविर है, इस्लामिक छात्र शिविर के लोग पाकिस्तान ट्रेनिंग हासिल, प्रशिक्षण हासिल करके वहां से आए हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि ओवरऑल जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, और हमारा इंटरेस्ट में एक स्टेबल बांग्लादेश इज एन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, और हमें हर वो काम करने की आवश्यकता है जिससे बांग्लादेश में स्थिरता आए, बांग्लादेश दोबारा अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। रोहित, मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि क्या आर्मी इंटरफेयर करेगी बांग्लादेश की इस मामले में, क्योंकि अभी तक बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, बिल्कुल चुप है वो। देखिए, आर्मी इंटरफेयर करेगी का प्रश्न मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मी ऑलरेडी वहां पर है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो आर्मी के चीफ ने करी। ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उनका होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर टाइप है चाहवत, वो ब्रिगेडियर है, बांग्लादेश आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर। तो पाकिस्तान तो इंटरफेयर, आर्मी तो इंटरफेयर कर ही रही है, आर्मी इज कॉलिंग द शॉट्स। ये जो मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ही इज ओनली अ माउथपीस। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि इन हालातों को सुधारने के लिए, क्या स्टेप इन करेगी? बताओ रोहित, आवश्यकता यही है कि आर्मी को सिचुएशन अपने हाथ में लेकर के हालात को सुधारने की आवश्यकता है। उनको इस बात का यकीन माइनॉरिटीज को दिलाना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, और वो आपको और आपके जान माल को हिफाजत करने में सक्षम है। ये काम आर्मी को मेरे हिसाब से दे आर ऑलरेडी शुरू कर देना चाहिए था, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में होगा, और ये नहीं होगा तो हालात बद से बदतर होंगे। अरविंद जी, क्या जो भारत है उसको वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी चाहिए, या डिप्लोमेटिक लेवल पर किसी तरह का कोई प्रेशर डाला जा सकता है कि हालातों को सुधारिए, कम से कम जो हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं या माइनॉरिटी पर अटैक हो रहे हैं उसको एटलीस्ट कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल, मैंने बार बार ये कहा है कि दरअसल जो पारंपरिक कूटनीति है उसके हिसाब से यह है कि हम दूसरे राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि अभी पारंपरिक कूटनीति की जरूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं एग्रेसिव होकर या फ्रंट फुट पर जाके हमें खेलना होगा। और यही बात मैंने 2016 में भी श्रीलंका के मामले में बोली थी कि चाइनीज इंटरफेयर और वहां पे काफी हो रहा है, वहां आर्टिकल्स भी हैं, काफी लिखे गए थे, और वहां के जो यूरो अमेरिकन जो इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने वाले थे उनको इस चीज की भनक लग गई थी, पर हमें नहीं लग पाई थी अनफॉर्चुनेटली। बांग्लादेश के बारे में भी मुझे ये लग रहा है कि जो कूटनीति हम 70-80 साल पहले हम गुट निरपेक्षता वाली या दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब दुश्मन आपके एकदम बिल्कुल दरवाजे तक आ गया है और आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आप चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। श्रीलंका हमारे हाथ से जा चुका है, बांग्लादेश हमारे हैं, वहां मालदीव में हम वो जो हुआ था पूरा हम देख रहे हैं, पाकिस्तान वैसे ही चाइना के हैं। तो मुझे जो कन्वेंशनल जो डिप्लोमेसी है
उससे मेरी सोच अलग है। पर अगर ये बात हम डिप्लोमेट से कहेंगे, जो मैंने कही है, तो आज के डिप्लोमेट्स या कूटनीति विशेषज्ञ इस बात पे हंसेंगे कि नहीं, हम एक फालतू का पंगा क्यों लें। पर मुझे लगता है कि लेना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथ अगर वहां है, और मैं जनरल साहब की इस बात से मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं कि ये अगर आर्मी अपने चीजों को हाथ में ले लेगी, अगर आर्मी के लेने या नहीं लेने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन ये है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं बांग्लादेश में वो कम होंगे, तो वहां की जनता ज्यादा सफर करेगी। हमारे यहाँ पे चाहे वो म्यांमार में आर्मी वाले हो, चाहे पाकिस्तान में हो, ये भी देखा गया है कि जब अयूब साहब थे पाकिस्तान में, तब हमारे रिश्ते ज्यादा अच्छे थे, तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर आज की सिचुएशन में यह है कि अगर आर्मी के हाथ में वो सत्ता चली जाएगी, तो वह आर्मी जो है वो चाइना और पाकिस्तान से गाइडेड होगी, क्योंकि जो वहां पे जो एक तरीके का जो विद्रोह हुआ है, उसके पीछे काफी पैसा लगा है उन देशों का। और ये सिचुएशन मुझे यह भी समझ से परे है कि एक इतनी जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार को बेदखल कर दिया गया, और वहां पे जिनका यह भी पता नहीं है कि अभी जो लोग सत्ता में हैं, उनको जनता का विश्वास हासिल है कि नहीं हासिल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कितनी धीमी प्रतिक्रिया हुई है। और ये वो देश कर रहे हैं जो कि अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी का जो कहता है कि वो सबसे बड़ा नेता है, उसकी तरफ से भी आप देखिए यूरोपियन जो कंट्रीज